हाय हेलो नमस्ते राम राम। हम लोग आज हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट एलटी ग्रेड आज सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। वर्तमान में हिंदी भाषा यानी कि जो हम लोग हिंदी भाषा यूज करते हैं, वर्तमान में हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी है। माध्यम बनाने वाली भाषा के रूप में अन्य भाषाओं की भी शैली, शब्दों तथा पदों की आत्मसात करते हुए समृद्ध हो रही है। हम जिस हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, जिस हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, वही कह रही है ये सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों यानी जितने भी तत्व हैं को अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में परिणित हो चुकी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी क्या है? धीरेन्द्र वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के क्षेत्र में। आइए देखते हैं। व्यापक अर्थ में हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में आर्यावर्त यानी कि अपने भारत देश, आर्यावर्त के मध्य देश और वर्तमान हिंदी प्रांत, संयुक्त प्रांत यानी अब उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं। महाकौशल, राजस्थान, भारत यानी मध्य प्रदेश, बिहार तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की जनता का मूल भाषा मातृभाषा है। कहाँ कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की है, महाकौशल की है, राजस्थान की है, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्वी पंजाब प्रदेश की जनता की मूल भाषा या मातृभाषा के रूप में है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी क्या है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्द का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में देखते हैं, एक भाषा विज्ञान के अर्थ में देखते हैं। ये कहते हैं हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों की द्योतक है, यानी कि जो 17 बोलियां हैं वह हिंदी के द्वारा ही निकली हुई या हिंदी के रूप में प्रयोग होती है। यह भोलानाथ तिवारी कहते हैं। अब भाषा विज्ञान के रूप में देखते हैं। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी वर्ग की 8 बोलियों का सामूहिक नाम है। यानी कि अगर विस्तृत अर्थ में देखते हैं तो यानी कि जो 17 बोलियां बोली जाती हैं, कहते हैं 17 बोलियां हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का यह द्योतक है। अब भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी और पूर्वी हिंदी वर्ग यानी जो हिंदी वर्ग में बटी हुई पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का सामूहिक नाम है यह। संकुचित अर्थ में देखते हैं, संकुचित माने संक्षिप्त अर्थ में, खड़ी बोली का वह रूप जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा, राजभाषा के रूप में तथा भारत की राजभाषा, समाचार पत्रों, फिल्मों तथा भाषा वह हिंदी का माध्यम है। यानी कहते हैं जो हिंदी है वह क्या है? खड़ी बोली का वह रूप है जो आज हिंदी प्रदेश की सरकार यानी जो हिंदी प्रदेश में सरकारी भाषा और राजभाषा के रूप में भारत की राजभाषा, समाचार पत्र, चाहे भारत की राजभाषा हुई, चाहे समाचार पत्र हुई, चाहे फिल्में में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह शिक्षा का माध्यम जो है वही हिंदी भाषा है। फिर देखते हैं, कहते हैं इसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी इत्यादि नामों से भी अभिहित किया गया है। यानी कि जो हम खड़ी हिंदी कहते हैं वह परिनिष्ठित हिंदी और मानक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी यानी कि व्याकरण से संबंधित हिंदी और मानक हिंदी के रूप में जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बोले जाने वाले भाषा समूह को हिंदी कहा जाता है। यानी कि हमारी हिंदी का भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है मुख्य रूप से? तो हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया बिहार, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया झारखंड, हो गया राजस्थान, हो गया हरियाणा, हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया और दिल्ली में बोले जाने वाले जो भाषा समूह है वह सामान्यतः हिंदी कहा जाता है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का एक संक्षिप्त दक्षिण भारत विशेषकर हैदराबाद में प्रचलित है, जिसे दक्षिणी हिंदी, हिंदवी, गुजरी,
हिंदुस्तानी प्रचलित है, जिसे दक्षिणी हिंदी, हिंदवी, गुजरी, हिंदुस्तानी जबान हिंदी, जबान ए हिंदुस्तानी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब देखते हैं साहित्य तथा इसकी परिभाषाएं। हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार देखेंगे, फिर इसके बाद काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखें, इसके बाद पाश्चात्य दृष्टि से देखेंगे। आइए देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद यानी कि हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार साहित्य क्या है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि को संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है। ये कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही क्या है, साहित्य है, या फिर सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना ही का नाम साहित्य है। फिर बालकृष्ण भट्ट दूसरे हैं, इनको देखते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। और दूसरा इनका कथन है सारे मानव समाज को सुंदर बनाने का नाम ही के साधना का नाम ही साहित्य है। फिर डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। गुलाब राय का देखते हैं क्या है। डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। ये कहते हैं जहाँ शब्द और अर्थ दो चीजें अलग अलग हैं, विचार और भाव का परंपरानुकूलता सब यानी कि जहाँ पे दोनों मिलके एक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वही साहित्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जाता है, यानी वह सारा साहित्य लिया जाता है जिसमें अर्थ बोध हो और भावान्वेष और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन हो, जिसमें ऐसे वाङ्मय का विचारात्मक समीक्षा की व्याख्या हो, वही क्या है, साहित्य है। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं, वो कहते हैं किसी पुस्तक को साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया हो वह कला के उद्देश्य की पूर्ति करता हो। यानी कहते हैं उसमें जो लिखा गया हो वह कला के उद्देश्य की पूर्ति करता हो, यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिकाएं सभी आ जाती हैं। ये कहते हैं जो साहित्य है उसके अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू यानी गद्य पद्य, उपन्यास, आख्यायिकाएं सभी आ जाती हैं। प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। यह कहते हैं मेरे विचार में क्या है, साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाले गुण हो। वाह, वाकई प्रेमचंद की परिभाषा जबरदस्त है। फिर से देख लेते हैं। मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य को, उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी ही चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो। मतलब अगर हम साहित्य कह रहे हैं तो साहित्य तभी कहेंगे जिसमें जीवन की सच्चाई प्रकट की गई हो। जिसकी भाषा प्रौढ़ हो, परिमार्जित हो, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाले गुण हो। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं, महादेवी वर्मा कहती हैं साहित्य मनुष्य की शक्ति दुर्बलता
जय पराजय, वास असुर, जीवन मृत्यु की कथा है, यही साहित्य है। अब काव्य शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य देख लेते हैं। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य क्या है, दंडी के अनुसार देखते हैं। इष्ट अर्थ में विभूषित शब्द समूह ही काव्य है। देखो क्या कहते हैं, इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। पंडित विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य काव्य है। पंडित विश्वनाथ कहते हैं रस युक्त जो वाक्य है वही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार क्या है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। मम्मट के अनुसार दोष रहित गुण युक्त शब्दार्थ भले ही कहीं कहीं अलंकार रहित हो, काव्य है। कुंतक शब्द और अर्थ दोनों की न्यूनाधिक न्यून अन्यूना अतिरिक्त परस्पर स्पर्धा मनोहारिणी श्लाघनीय स्थित साहित्य है। आइए अगले देखते हैं। पाश्चात्य दृष्टि से साहित्य क्या है, प्रस्तुत के अनुसार पाश्चात्य मतलब क्या हुआ, पश्चिमी देशों की दृष्टि में साहित्य क्या है, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृत काव्य या साहित्य। कालरिज कहते हैं साहित्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तत्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करता हो। शैली क्या कहते हैं, काव्य सर्वाधिक सुखी और श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम लक्षणों का लेखा जोखा है। सिडनी क्या कहते हैं, काव्य या साहित्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। प्रोफेसर भोटे क्या कहते हैं, प्रोफेसर भाटे कहते हैं साहित्य आत्मा का संगीत है जो मानव के अंतःस्थल से निःसृत होता है और शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आइए देखते हैं साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विषय में साहित्य हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में कहा गया है। साहित्य सहित धन यत प्रत्यय, साहित्य का शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ का सहभाव अर्थात साथ होना है। साहित्य किससे मिलकर के बना, सहित धन यत प्रत्यय, सहित धन यत प्रत्यय से मिलकर के बना है और जिसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ का सहभाव अर्थात साथ होना है। विभिन्न साहित्यकारों की दृष्टि से साहित्य के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, देखते हैं क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से लिखा जाना चाहिए साहित्य। साहित्य का अर्थ क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है। ये कहते हैं साहित्य का जो लक्ष्य होता है वो मनुष्य जाति का हित होना चाहिए, हित है। उन्होंने कहा है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट कह देते हैं साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है। अर्थात इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं, स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य माना है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं, यानी जिसमें ज्ञान हो और मनोरंजन हो, दोनों ही चीजें क्या है वही साहित्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः सुखा, यानी कि अगर खुद में सुखी हो तो वही साहित्य का उद्देश्य माना जाना चाहिए। और हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है, अर्थात मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं
आनंद और लोक मंगल। आनंद और लोक मंगल को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं, जिसमें सापेक्षिक मूल्य को आनंद को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का क्या उद्देश्य है? इन क्या मानते हैं साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साहित्य का उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास साहित्य का उद्देश्य, डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य के जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। यानी कि जो साहित्य है उसको पढ़ करके हमारा मस्तिष्क ही सही ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए, बल्कि साहित्य वह है जो मनुष्य को और अधिक और सुंदर बनाए। प्रेमचंद क्या कहते हैं साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। क्या कहते हैं? साहित्य का लक्ष्य महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई होनी चाहिए। ये क्या है? प्रेमचंद का कथन है। साहित्य इतिहास क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। वहाँ की जनता जैसे सोचती है, जैसे समझती है, वही साहित्य है। तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक और सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य साहित्य के इतिहास को संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। नलिन बिरुचन शर्मा क्या कहते हैं? आइए नलिन बिरोचन शर्मा का देखते हैं। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ सॉरी भैया, आगे देखते हैं। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ संश्लिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखकों की कृति का इतिहास ही हो सकता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार साहित्य क्या है? साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कर्मों को साहित्य इतिहास के विकास की प्रक्रिया को न्यायोचित दिखा सकना। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री का स्रोत क्या क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं इसको। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री या स्रोत के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास बाह्य साक्ष्य और अंतः साक्ष्य, यानी कि अगर हम स्रोत के आधार पर हिंदी साहित्य को देखें तो क्या है? एक अंतः साक्ष्य निकलता है, एक बाह्य साक्ष्य निकलता है। अंतः साक्ष्य सामग्री या स्रोत देखते हैं। अंतः साक्ष्य सामग्री या स्रोत जिसमें आता है गोकुलनाथ कीर्त, जो ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 200 वैष्णवन की वार्ता, यह अंतः साक्ष्य है। गोकुलनाथ जी के अष्टछाप के संस्थापक, गोकुलनाथ जी अष्टछाप के संस्थापक प्रवर्तक विठलनाथ के पुत्र और पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य के पौत्र हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन स्पष्ट रूप से निकल जाता है, यानी कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता क्या है, कैसी चीज है? तो यह गोकुल जी के अष्टछाप के संस्थापक
वह प्रवर्तक विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, यानी कि गोकुलनाथ है 84 वर्षों की वार्ता और 200 वर्षों की वार्ता गोकुलनाथ लिखते हैं। यह किसके पुत्र हैं? तो विट्ठलनाथ के। तो विट्ठलनाथ कौन है? अष्टछाप के संस्थापक हैं। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र हैं? तो ये पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के पौत्र हैं। विवरण इसमें दिया गया है, ये देखते हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों के जीवन का प्रकाश डाला गया है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के बारे में जानकारी मिली है। 84 वैष्णव की वार्ता में क्या है? तो यह वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के बारे में जानकारी का स्रोत है। 200 वैष्णव वार्ता में 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है और अष्टछाप के कवियों में जानकारी का स्रोत है। क्लास को यहीं विराम करेंगे, अब आगे की क्लास बाद में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हमारा परिश्रम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। माता सरस्वती को प्रणाम।